नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिहिर मेहरोत्रा और मेरे चैनल टैक्स ऑफ थिंग्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देखा, आज का हमारा डिस्कशन ITR 1 फाइलिंग के ऊपर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 जिसका कि असेसमेंट ईयर 20-21 लगता है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स ITR 1 और ITR 4 पोर्टल पे डाल दिए हैं। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर अब ITR 1 और ITR 4 इनेबल कर दिए गए हैं और आज का हमारा डिस्कशन ITR 1 फाइलिंग के ऊपर है। दोस्तों, ITR 1 फाइलिंग किन के लिए करी जाएगी, सबसे अहम मुद्दा तो यही आता है। हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें ITR 1 फाइल करना है या हमें ITR 4 फाइल करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमें ये जान लेना है कि कौन ITR 1 फाइल करेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त है। ITR 1 फाइल करेंगे सैलरीड पर्सन्स, ऐसे सैलरीड पर्सन्स जिनकी इनकम 50 लाख रुपीस से नीचे जाती है, वो सैलरीड पर्सन्स अपनी ITR 1 फाइल करेंगे। आप चाहे गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप प्राइवेट सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं, आपके लिए ITR 1 फाइलिंग ही होगी। और यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपीस से ऊपर है, सैलरी इनकम 50 लाख रुपीस से ऊपर है, तो आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो आई, बहुत बेसिक बात, वो है सैलरीड पर्सन्स के लिए। चाहे आप गवर्नमेंट में हो, आप आर्मी में हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको ITR 1 फाइल करना है यदि आप सैलरी कमाते हैं। पॉइंट नंबर 2, फाइल करना है पेंशनर्स को। ITR 1 पेंशनर्स फाइल करेंगे। अगर हमें अपनी रिटायरमेंट के बाद, अपने खुद के रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, तो भी हम ITR 1 ही फाइल करेंगे दोस्तों। तीसरी बात, यदि हम कोई अदर इनकम कमाते हैं, ऐसी इनकम जो कि सैलरी से नहीं आ रही, जो कि हाउस प्रॉपर्टी से नहीं आ रही, जो कि कैपिटल गेन से नहीं आ रही, जो कि किसी बिज़नेस से नहीं आ रही, जो कि एक अन्य इनकम है, जो कि अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगा, तो ऐसी इनकम पर भी ITR 1 ही फाइल होता है। तो दोस्तों, ऐसे हर व्यक्ति जो कि अदर इनकम कमा रहा है, जिसकी टैक्सेबिलिटी अदर सोर्सेज के अंदर जाएगी, उनको ITR 1 फाइल करना है। चौथा पॉइंट, यदि आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे कि आप रेंटल इनकम कमाते हैं, तो भी आप ITR 1 फाइल करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस हाउस प्रॉपर्टी से आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, वो केवल 1 सिंगल यूनिट हो। अगर आप किसी 2 प्रॉपर्टीज़ से रेंटल इनकम कमाते हैं, तो आपको फिर दूसरे फॉर्म चूज़ करने होंगे, आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ITR 1 फाइलिंग केवल उन्हीं के लिए है जो 1 सिंगल प्रॉपर्टी से ही रेंटल इनकम कमाते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक छोटी सी मैंने आपको बात बताई कि ITR 1 फाइल कौन करेगा। मेरे ख्याल से अभी क्लैरिटी आ गई होगी कि ITR 1 किसे किसे फाइल करना है। अभी आपको क्या चाहिए ITR 1 फाइल करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ITR 1 फाइलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये भी देखिए आपके स्क्रीन पर अब आ गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए फॉर्म 16। आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको सैलरी पर फॉर्म 16 इशू किया हुआ है, आप सैलरी कमाते हैं और TDS जो आपका कटा है, उसके लिए आपको फॉर्म 16 इशू किया होगा आपके एम्प्लॉयर ने। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आपको अपने पास फॉर्म 16 रखना है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने सारे बैंक स्टेटमेंट्स या बैंक पासबुक जो कि अपडेट कर लेने हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, वो आपको अपने पास रखना है। बैंक पासबुक क्यों रखनी है फ्रेंड्स, आपको ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। आपको ऐसे हर ट्रांजैक्शन उसके अंदर देखने हैं जो कि आपने कहीं और से किए हुए हों। जैसे कि यदि आपने किसी से पैसा लिया हुआ है, अगर वो चेक से आता है तो वो लोन है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने कोई कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो पैसा आपको कहाँ से आया। यदि आपने किसी अकाउंट से विड्रॉ करके यहाँ पर डाला है,
तो कोई बात नहीं, बट अदरवाइज़ आपको ये देखना होगा कि आपके बैंक में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं सैलरी के अलावा जिस पर कि भी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये भी हमको डिसाइड करना होगा। वो ऐसी कौन सी इनकम है, ऐसा तो नहीं कि हमने कोई एग्जेम्प्ट इनकम कमाई हो जो कि बैंक में जा रही हो। इसीलिए हमें अपने बैंक के हर ट्रांजैक्शन को स्क्रूटनाइज़ करना है। हमें बैंक के ट्रांजैक्शंस को इसलिए भी स्क्रूटनाइज़ करना है क्योंकि बैंक के अंदर आता है इंटरेस्ट, सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट लगता है और हमें उसको भी एक जगह कंपाइल कर लेना है कि पूरे साल में हमें इतना इंटरेस्ट लगा। बैंक के अंदर डिविडेंड्स आते हैं, तो डिविडेंड्स इनकम को भी हमको अलग से लिख लेना है कि ये इतना इतना हमको म्यूचुअल फंड पर डिविडेंड आया या कि हमको शेयर्स पे डिविडेंड आया। तो हमें बैंक को इसलिए भी स्क्रूटनाइज़ करना है। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स हमें कहाँ पर किए होंगे, सेक्शन 80C के जो इन्वेस्टमेंट हैं, आपने कोई नई टैक्स सेविंग FD बनाई है, आपने कोई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड लिया है, आपने कोई LIC में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया है, आपने NPS लिया हुआ है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आपने अगर यदि कोई मकान का रजिस्ट्री करवाया हुआ है तो जो स्टैम्प ड्यूटी है उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है 80C के अंदर। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट हमें नोट करके रखना है कि सेक्शन 80C के अंदर हमें जो भी 80C के अंदर हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हों वो भी हमें लेकर के चलने हैं क्योंकि हमें उसका डिडक्शन मिलना है। सिमिलरली फ्रेंड्स सेक्शन 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस है उसको भी हमें सेपरेटली लेकर के चलना है। और मेडिकल इंश्योरेंस हमें ये भी देखना है कि हमने अपने ऊपर किया हुआ है या अपने पेरेंट्स के ऊपर किया हुआ है। यदि पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। फिर हमें क्या ख्याल रखना है फ्रेंड्स, वो है चालान। अगर हमने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो हमें उस चालान को भी अपने पास रखना है सामने। तो फ्रेंड्स ये वो बातें थी, बेसिक बातें जो कि आपको ITR 1 फाइल करने के समय इन पेपर्स की ज़रूरत लगेगी। तो जब ये पेपर्स आप अपने पास रखेंगे आपकी ITR 1 फाइलिंग और बेहतर और अच्छे तरीके से क्विकली हो जाएगी। प्लस आपको ये क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और किस किस को फाइल करना है। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड्स, ITR 1 फाइलिंग के अंदर पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप फाइल कैसे करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 तरीके दिए हुए हैं, या तो आप ऑफलाइन फाइलिंग कर लीजिए या आप ऑनलाइन फाइलिंग कर लीजिए। ऑफलाइन फाइलिंग करने का मतलब कि आपको ITR 1 फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है और फिर फिलअप करके उसको वापस से उसकी XML फाइल को अपलोड करना है। ऑनलाइन फाइलिंग में फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम अपने इनकम टैक्स E-फाइलिंग पोर्टल पर जाएंगे। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का सामने देखिए ब्लिंक कर रहा है टैब रेड कलर में, हमें उसको क्लिक करना है और वहाँ से हम ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग का फ्रेंड्स फ़ायदा ये है कि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें ऑनलाइन फाइलिंग वाले फॉर्म में प्री फिल्ड मिलती है, पहले से ही भरी हुई हमको मिलेगी। तो हमें अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि हमें अपना नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, पैन नंबर डालना है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, प्री फिल्ड चीज़ें मिलेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर्म 26AS जो कि हमारा क्रेडिट स्टेटमेंट है, वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो टैक्स डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन है या जो सैलरी की इन्फॉर्मेशन आती है फॉर्म 26AS में फॉर्म 16 से, वो भी आपको इस ऑनलाइन फाइलिंग में प्री फिल्ड मिलेगी। आपको केवल उसको चेक कर लेना है और आपको अगर लगता है कि कुछ गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ बातें थी बहुत बेसिक सी। अब हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन कि ऑनलाइन फाइलिंग आपको करनी कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने फ्रेंड्स पीछे किया हुआ है, जो अपने 3 पॉइंट हमने बताए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। और हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं। डैशबोर्ड आपका ये फ्रेंड्स मेरे सामने खुला हुआ है और हमें जाना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गए, पैन अपना हम यहाँ पर आ जाएगा। असेसमेंट ईयर आपको चूज़ करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से असेसमेंट ईयर अपना पड़ेगा 2021, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 1920 है। ITR फॉर्म नंबर ITR 1 और ITR 4 ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है। हमें केवल ITR 1 ही चूज़ करना है क्योंकि हमें यही फाइल करना है। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न, अभी तो हम ओरिजिनल डाल रहे हैं और यदि अगर हम कुछ गलती कर गए तो हम उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। सबमिशन मोड में देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, दूसरा ऑप्शन है अपलोड XML।
तो प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन जो है ये ऑनलाइन फाइलिंग वाला है, और जैसा कि आप अपलोड XML देख रहे हैं ये ऑफलाइन फाइलिंग है। आपको डाउनलोड करके फिल करके वापस से XML फाइल को अपलोड करना होता है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन फाइलिंग के लिए, और जैसे ही हमने ऑनलाइन फाइलिंग सेलेक्ट किया, देखिए लिख करके आ गया है, द फॉलोइंग डिटेल्स शैल बी प्रीफिल्ड इन द ITR फॉर्म। ये सारी डिटेल्स आपके ITR फॉर्म के अंदर प्रीफिल्ड मिलेंगी आपको। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें केवल अपने उन फिगर्स को चेक करना है, और यदि अगर कोई फिगर नहीं लिखी है तो हमें उसको वापस डाल देना है। सबसे नीचे आपको देखिए दिख रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी मिलेगी दिखती हुई, और अगर आपको इसी अकाउंट में रिफ़ंड क्लेम करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू करके आगे चल लेंगे हम लोग। एक आई अग्री का टाइप भी आएगा प्रीफिल कंसेंट के लिए, उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने खुल गया है ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, और इसके कुछ सामने इंस्ट्रक्शंस हैं। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। पैन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम प्रीफिल्ड मिलेगा। आधार नंबर ये भी प्रीफिल्ड मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ये प्रीफिल्ड मिलेगा आपको। बहुत से ऐसे इसमें पॉइंट्स होंगे जिसको कि आप एडिट भी कर सकते हैं, ये एडिटेबल ऑप्शंस हैं। पैन को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, लास्ट नेम एडिट नहीं कर पाएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। आपको अपना एड्रेस भरना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भर देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो आप इसको भरेंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो आप इसको भरेंगे, आप PSU में हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप एक पेंशनर हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप अदर्स हैं, अदर्स का मतलब कि आप ऊपर के 4 पॉइंट पर आप नहीं आते तो आप अदर को सेलेक्ट करेंगे। अदर का मतलब, और मैं आपको बताऊं कि आपको अदर सोर्स की कोई इनकम आ रही है जिस पर आपको ITR फाइल करना है तो आप अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आखिरी ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल का। नॉट एप्लीकेबल का मतलब कि यदि आपको फैमिली पेंशन मिलती है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम रिटायर होकर के अपनी पेंशन लेते हैं तो वो हम पेंशनर कहलाते हैं, और मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति अगर मर गया है और उसकी विडो को उसकी पेंशन मिलती है तो उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं फ्रेंड्स। और ऐसी फैमिली पेंशन को भी अदर सोर्स में ही टैक्स किया जाता है, ना कि सैलरी में। तो अदर सोर्स का भी फॉर्म ITR 1 ही है, इसलिए हम भी फैमिली पेंशन को भी यहीं पर टैक्स करते हैं। पॉइंट नंबर 820 में कहता है कि फाइल अंडर सेक्शन व्हाट। तो यहाँ पर कई सारे ड्रॉप डाउन में लिस्ट दी गई है। फाइल अंडर सेक्शन 139(1), 139(4) रिवाइज रिटर्न है, या 119(2)B के अंदर है आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको इसके बारे में बहुत छोटी सी चीज़ बता दूं। जो लास्ट पॉइंट है ये हमको इनेबल करता है कि हम पिछली साल की जो ITR हमने अब तक फ़ाइल नहीं करी है, जिसको हम मिस कर गए थे, उसको भी हम फाइल कर लें। हालांकि इस सेक्शन में केवल मैंने आपको 5 सेकेंड की एक बात बताई, इतनी सी बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इस पर हम एक सेपरेट वीडियो अपना बनाएंगे जिसमें आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो क्योंकि इस वक्त ये रिटर्न बिल्कुल टाइम पर जाएगी तो आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेना है। जब ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न भरते हैं तो उसको बिलेटेड में डालते हैं, और अगर आपसे कोई रिटर्न में इंफॉर्मेशन गलत चली जाए तो आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो 139(5) के अंदर रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन है। अगला सवाल ये पूछता है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1)। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में से येस और नो को सेलेक्ट करना है। ये ड्रॉप डाउन क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। जो 139(1) का 7th प्रोविजो है ये फाइनेंस एक्ट 2019 ने इंसर्ट किया था। इस प्रोविजो के अंदर ये बात कही गई कि आपको नॉर्मली तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी, क्योंकि आपकी इनकम स्लैब लिमिट से नीचे आती है, मतलब कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे आती है। मगर आपने कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स में आप पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको रिटर्न फाइल करनी है। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये कह रहा है, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 crore in one or more current account during the previous year? Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding ₹2 lakhs for travel to a foreign country for yourself
और फॉर एनी अदर पर्सन, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920। तो यदि आप ये 3 पॉइंट्स के अंदर येस में हैं, किसी एक भी पॉइंट के अंदर आप येस में हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा एज़ पर दी 7th प्रोविजो। तो ये बात यहाँ पर लिख करके आई थी। जैसे ही आप यहाँ पर चीज़ें भरेंगे, आपको सेव ड्राफ्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप ड्राफ्ट अपना सेव नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत इशू हो जाएगा, चीज़ें मिस हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 आता है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स। पॉइंट नंबर 1 में ग्रॉस सैलरी। ये जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पर ये फॉर्म 16 से या फॉर्म 26A से ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी। यहाँ पर अगर आपके फॉर्म 16 में कुछ अलाउंसेस दिए हुए हैं, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस जैसे कि यहाँ पर बात कर रहा है, तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे सेक्शन 10 के अंदर अलाउंसेस हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं, और ऐसे कोई भी अलाउंस अगर आपको अपनी फॉर्म 16 के अंदर दिखता है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके वो अमाउंट आप इस कॉलम में भर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। नेट अलाउंसेस, यहाँ पर ये सब टोटल होकर के आ जाएगा और आपको यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरीज़ का पोर्शन यहाँ पर दिखने लग जाएगा आपको। पॉइंट नंबर B2 में आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आप रेंट लेते हैं तो आपको ये रिटर्न फाइल करनी है ITR 1। सिमिलरली यहाँ पर आपको बताना है कि वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, लेट आउट थी या डीम लेट आउट थी। इसी के साथ आपको यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू डाल देनी है। अगर आपने जो म्यूनिसिपैलिटी में जो टैक्स पे किया होगा उसको यहाँ डाल देना है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट पेड और पेबल ऑन बोरोड कैपिटल था जिसका कि डिडक्शन 2 लाख रुपए तक का होता है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। पॉइंट नंबर B3 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, यदि आपकी फैमिली पेंशन है, या फिर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप कोचिंग करते हैं, आप और भी कोई काम करते हैं जो कि एक बिज़नेस नहीं कहला रहा है, तो आपको उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न, फैमिली पेंशन, एनी अदर। अब जैसे आप ट्यूशन इनकम लेते हैं तो आपको एनी अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन डाल देना है ट्यूशन इनकम, और इसी के साथ आपको यहाँ पर अमाउंट भी डाल देना है। सबका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर सबका टोटल आपको मिल जाएगा। पार्ट C में डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम को यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। यहाँ पर एक बात और आ रही है, वेदर यू हैव एनी मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 टू 30/6/2020 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन पार्ट B ऑफ चैप्टर 6 से, येस नो। तो ये बेसिकली शेड्यूल DI से हम लेकर के आएंगे यहाँ पर। अभी जब हम वहाँ पर बात करेंगे तब आपको हम समझाते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है ये भी आप फ्रेंड समझ लीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने कोरोना के चक्कर में जो भी इन्वेस्टमेंट हमको करने थे मार्च में, वो डिले हो गए थे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम एक्सटेंशन हमको दिया हुआ था कि आप 1 मार्च से लेकर के 30 जून 2020 तक भी कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 में काउंट हो जाएगा सेक्शन 80C के लिए। तो फ्रेंड्स, यही वाली बात थी। बाकी डिस्कशन मैं भी आगे करता हूँ आपके साथ। सेक्शन 80C में आपके पास LIC वगैरह है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड आपको यहाँ डालना है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डाल देनी है। इसी के हिसाब से आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन भर देनी है। मगर सेक्शन 80D देखिए क्या कह रहा है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके लिए सेपरेट शेड्यूल दिया हुआ है और वहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर के ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। 80DD की अगर डिडक्शन आप लेते हैं, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका डिपेंडेंट है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, आप उसको क्लिक करेंगे और क्लेम कर लेंगे। सिमिलरली बहुत सारे सेक्शन 80 के यहाँ पर लिस्ट दी हुई है जो आपको
क्वालिफाई करता है, जो आप जिसमें क्वालिफाई करते हैं आप वो उसको यहाँ पर भर सकते हैं। 80 TTB डिपॉजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ये भी ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा क्योंकि ये ग्रेड आउट है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम सीनियर सिटीजन की FD से और सेविंग बैंक से 50,000 रुपीज़ तक है तो सेक्शन 80 TTB के अंदर आपको ये छूट मिल जाएगी। सेक्शन 80U इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेल्फ विद डिसेबिलिटी, सेल्फ विद सीवियर डिसेबिलिटी, इसके हिसाब से भी आपको सेक्शन 80U के अंदर आपको छूट मिल जाएगी। टोटल डिडक्शन आ जाएगा और टोटल इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आपकी आ जाएगी। यहाँ पर कोई अगर आपके पास एग्जेम्प्ट इनकम है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको किसी ने गिफ्ट दिया था या आपने कोई डिविडेंड कमाया है या PPF का इंटरेस्ट है आपके पास, या आपने कोई अपना कैपिटल एसेट बेचा हुआ है जो कि आपका पर्सनल इफ़ेक्ट है, इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टैक्स आपको कितना देना है, सेक्शन 87 के अंदर का रिबेट है वो आपको यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक का रिबेट, 5 लाख रुपए तक की टैक्स टोटल इनकम पर रिबेट है 12,500 रुपये की टैक्स तक का, वो भी आपको यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। सेक्शन 89 का अगर कोई रिलीफ है आपके पास, आपको अरियर में सैलरी मिली हुई है तो फॉर्म 10E के साथ आपको यहाँ पर क्लेम करके अमाउंट भर देना है। इंटरेस्ट लगेगा और टोटल टैक्स के साथ आपको यहाँ पर फिगर दिखाई दे जाएगा। साथ ही साथ ड्राफ्ट को सेव करना ज़रूर से करिएगा। और हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, टैक्स डिटेल्स। यहाँ पर आपको भरना है, बेसिकली आपको यहाँ पर ये प्री फिल्ड मिलेगा, जैसा कि टैक्स डिटेल्स आपकी फॉर्म 26AS में आ रही होगी। अगर आपका TDS कटा हुआ है तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी, TCS कटा हुआ है तो वो भी आएगी। अदर देन सैलरी का भी अगर कोई फॉर्म 16 आपको इशू हुआ है, मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम पर FD पर इंटरेस्ट कटा था तो वो भी यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से TCS भी अगर आपने किसी बात पर दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पर आएगा। आपने कार खरीदी थी, उस पर TCS की इशू कलेक्ट किया गया था तो वो भी यहाँ पर प्री फिल्ड आपको मिलेगा। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने दिया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर प्री फिल्ड मिलेगा। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की बात हम यहाँ करते हैं। आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपने कितना टैक्स पे किया है, कितना अमाउंट अभी भी पेबल है या कितना आपको रिफ़ंड आ रहा है। आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें कि आप रिफ़ंड लेंगे। नीचे आपका वेरिफिकेशन है और प्लेस आपको डाल देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी क्लिक करना है कि आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है आपको ऑप्शन कि मैं अभी वेरीफाई करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू वेरीफाई ई-वेरीफाई, तो आप अभी वेरीफाई कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग, हम अभी केवल फाइल कर रहे हैं, बाद में वेरीफाई करेंगे, ये भी ऑप्शन है। और तीसरा है कि आई डोंट वांट टू ई-वेरीफाई, हम ई-वेरीफाई नहीं करना चाहते, अपना ITR-V जो निकलेगा उसको साइन करके हम बैंगलोर भेज देंगे। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया। शेड्यूल DI, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, ये डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये यहाँ पर आपको सारे के सारे दिख जाएंगे इस तरीके से कि आपने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। शेड्यूल 80D, ये क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि मेडिकल इंश्योरेंस की अलग से शेड्यूल बना हुआ है, वो यही है फ्रेंड्स। और मेडिकल इंश्योरेंस आपको या आपके अपने पेरेंट्स के लिए भी मिलता है। तो यहाँ पर बात आ रही है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है नो, येस, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, इस तरीके से आपको क्लेम कर लेना है। यदि आप येस करते हैं कि आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीज़न है तो आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस डाल दीजिए। देखिए, सेल्फ एंड फैमिली सीनियर सिटीज़न, कि आपने खुद के लिए लिया, फैमिली के लिए लिया है और आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपने यहाँ पर डाल देना है। एक अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के भी जो आप खर्चा करते हैं उस पर भी आपको छूट मिल जाएगी, वो भी आप 80D के अंदर डाल सकते हैं। यदि आप इसको नो करेंगे तो ऊपर वाला ऑप्शन खुलता है कि मैं अपने लिए ले रहा हूँ और मैं सीनियर सिटीज़न नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 2 में वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, हमने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ली हुई है और इसको अगर हम येस करेंगे तो भी देखिए पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीज़न हैं उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस और वो सब आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप नो करते हैं कि आपने पेरेंट्स के लिए लिया है मगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो भी ऑप्शन आपको यहाँ भर देना है।
थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको एक्सपेंड किया हुआ है ताकि कुछ बेटर उनको डेटा मिल सके। साथ ही साथ आपको सेव ज़रूर कर लेना है, मैंने वापस से सेव किया हुआ है। शेड्यूल 80G होता है जो हमने डोनेशंस दी हुई हैं, जो भी 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट आती है, 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट आती है। अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो आपको रसीद मिली होगी और उस रसीद के ऊपर लिखा होगा कि किस सेक्शन के अंदर आपको ये लेना है। उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको भर देंगे। सेक्शन 80GGA डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में अगर आपने कोई दिया हुआ है तो उस तरीके की आपको एक रिसीट मिली होगी, उस रिसीट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, वही आपको यहाँ पर भर देनी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये आपका ITR फॉर्म प्रिपेयर हो जाएगा। प्रिपेयर होने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट कर लेना है। सेव ड्राफ्ट करने के बाद जब आपका ये फॉर्म फाइनल हो जाएगा तो आप इसको प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको ये फिल्ड फॉर्म दिखाएगा। यदि आप उसको फिर से आप उसको फॉर्म को एक बार अपनी डिटेल से चेक कर लीजिए कि अगर आपको ये सही लगता है तो वेल एंड गुड, उसको फिर आप सबमिट भी तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना है, जिस तरीके से आपने वहाँ पर 3 पॉइंट्स में ये वाले 3 पॉइंट्स आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से वो आपको आगे लेकर के चलेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल मेरा डिस्कशन था कि आपको अपनी ITR 1 कैसे फ़ाइल करनी है, किसको फ़ाइल करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या हमें ऑनलाइन फाइलिंग करनी चाहिए, क्या हमें ऑफलाइन फाइलिंग करनी चाहिए। ऑनलाइन फाइलिंग करने में फ्रेंड्स बहुत आसानी है क्योंकि डेटा हमें बहुत प्रीफिल्ड मिलता है। तो ये हमारा एक डिस्कशन था ITR 1 के ऊपर। फ्रेंड्स, हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और हमें अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।